ऐसी एक मूवी है पंजाब 95 जिसको आना था फरवरी के माह में, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इतने रोड़े अटकाए हैं कि उसको इंटरनेशनल रिलीज भी उसका नहीं होने दिया गया है। उनके फिल्म मेकर जो हैं वो अलग अलग इदारों में जाकर के इंटरव्यूज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स पर प्रेशर डाला गया कि इसको पुल आउट कर दिया जाए। एक हाँ। 1998 में एक शिफ्ट होता है कि हम्म। सेंसरशिप पहले सेक्सुअल कंटेंट को लेके होती थी। हम्म। 8 के बाद पॉलिटिकल कंटेंट को लेके होने लग गई। हम्म। अब ये तो ये डिफरेंट। वाजपेयी एरा से ये शुरू हो जाता है। पहले सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट को लेकर के कट्स होते थे, उसके बाद सियासत या सियासी कंटेंट को लेकर के भी कट्स होने लगे और ये ट्रेंड बहाल है। हमें फ्रीडम है कहने की तो ऑफ डिसेंट। देन हम्म। तभी तो आप क्रिएटिव कुछ बना सकते हो। हम्म। आर्ट इज अबाउट एक्सप्रेशन। आर्ट तो इज ऑल्सो अबाउट डिसेंट। हम्म। अगर आप किसी के कुछ खिलाफ बोल सकते हो चाहे वो अनपॉपुलर हो, वही तो डेमोक्रेसी का हॉलमार्क होता है। वहां से ही तो हम्म। क्रिएटिविटी आती है। तो जब उसके लिए स्पेस ही नहीं है, हम्म। फिर कैसे कोई मतलब नेशन बिल्डिंग हो सकती है? नेशन बिल्डिंग या कुछ ऐसा हो रहा है, बस एक हॉलो नैरेटिव होता जा रहा है। और हम्म। चल रही ये फिल्में, ये सारी अगर आप देखो, लोग तंग भी आ गए हैं इस हाइपर मैस्कुलिन माचो वेरी हम्म। जिनिक फिल्म। कहाँ चल रही है फिल्में? दोस्तों, मनी के शो के इस खास सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, हाल में ऐसे बहुत सारी मूवीज आई हैं जिन पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है। या तो फिल्मों को रिलीज नहीं दिया होने दिया जा रहा है, या फिर कट्स दिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा कि ओरिजिनल स्टोरी ही बदल जाए। ऐसी एक मूवी है पंजाब 95 जिसको आना था फरवरी के माह में, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इतने रोड़े अटकाए हैं कि उसको इंटरनेशनल रिलीज भी उसका नहीं होने दिया गया है और फिल्म फेस्टिवल्स में भी दिखाने की इजाजत नहीं मिली है। उनके फिल्म मेकर जो हैं वो अलग अलग इदारों में जाकर के इंटरव्यूज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स पर प्रेशर डाला गया कि इसको पुल आउट कर दिया जाए। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले भी इस तरह से कैंचियां चली हैं। फिल्म में ऐसा लगता है अब संस्कृति की पूरी धरोहर बन चुकी है कि फिल्मों में अगर कुछ ऐसी चीज दिखाई जाएगी तो भारत की महान संस्कृति जो है वो धराशायी हो जाएगी, कुछ अगर ऐसी आपत्तिजनक चीजें उसमें आएंगी। हम जानने की कोशिश करेंगे आज एक फिल्म स्टडीज स्कॉलर से कि ये क्या पहली मर्तबा हो रहा है या हर दौर में इस तरह से कैंचियां चली हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को हम सेंसर बोर्ड के नाम से क्यों जानते हैं जबकि वो नाम उसके फुल फॉर्म में नहीं है। ये सारे हमारे सवालात होंगे। इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मॉन्ट्रियल से आप जुड़ रही हैं, डॉक्टर इशिता तिवारी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेल हॉपेनहाइम स्कूल ऑफ सिनेमा। अम, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो मुझे ठीक करा सकती हैं। और ये कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी में और कनाडा रिसर्च चेयर भी हैं आप। और आपकी बड़ी मकबूल किताब वीडियो कल्चर इन इंडिया द एनालॉग ईरा वो आ चुकी है। पिछले साल आप लोगों को याद होगा दोस्तों, हमने हमारे ही शो पर आपका इंटरव्यू भी किया था और आप लोगों ने काफी सराहा भी था। हमारे सामाइन के सामने एक बार फिर से आ रही है, अब तो हमारे नाज़रीन के सामने है, क्योंकि आप ये वीडियो हमारा इंटरव्यू यूट्यूब पर देख सकते हैं। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तिवारी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम टू द शो। थैंक यू। इट्स नाइस टू बी बैक अगेन। मैं एक जोक मारना चाहती कि आप तो किताब का नाम ही भूल गए। जहाँ पे नहीं। बोल नहीं, वो बोलते बोलते वो होता ना कि कभी कभी धागा जो है छूट जाता है, तो फिर लेकिन हाँ। फिर हमने उसको पकड़ लिया दोबारा आपकी मदद से। बहुत हम्म। शुक्रिया उसके लिए। तो ऐसे सवाल आपके सामने बहुत बार आए होंगे कि ये क्या है वो क्या है। आपके स्टूडेंट्स भी बड़े क्यूरियस रहते होंगे जो कि खास करके इंडिया से हैं। आपने खुद भी अपने पढ़ाई के दौर में ये देखा होगा कि ऐसी एक मूवी ज़रूर होती है साल में जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो जाता है। 2014 के बाद हो सकता है मैं क्योंकि एक कालखंड को मैं देख रहा हूँ, उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है कि मैं ज़्यादा उसमें ऐसी रिपीटिशंस ऐसे रिपीटिशंस मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन 2014 के बाद से मुझे लगता है कि एक के बाद एक ऐसे मूवीज आए हैं जिनको लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गया है। या तो किसी धार्मिक सेंटिमेंट्स को वो आहत करते हैं या फिर किसी राजनीतिक सेंटिमेंट को वो आहत करते हैं, लेकिन आखिरकार जो है कैंची चली जाती है सेंसर बोर्ड की।
क्या वाकई में ऐसा है? क्या जो हमें एहसास हो रहा है ये सही है, या फिर एज अ स्कॉलर जब आप देखती हैं कि एक लंबा इसका इतिहास है, बहुत अलग अलग दौर में ऐसे जो है मूवीज को रोका गया है, क्या है? आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए प्लीज। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। हम्म। इंडिपेंडेंस के बाद जो मूवी थिएटर था हम्म। उसको एक डेमोक्रेटिक स्पेस बन गई। कि अगर आपको पता है इंडियन सोसाइटी में कितनी सारी डिविजन्स है, कास्ट को हम्म। लेकर, रिलीजन को लेकर, जेंडर को लेकर, पर सिनेमा हॉल में सब रोज भूल जाते हो। हम्म। आप बिना किसी कास्ट को या रिलीजन को ले जिसके जिसके साथ साथ में बैठ के आप देख रहे हो सिनेमा। हम्म। और अगर देखा जाए तो सिनेमा हॉल ज़्यादा नहीं है हमारी कंट्री में। जितना हम्म। हमारी कंट्री की साइज है उसके हिसाब से ज़्यादा सिनेमा हॉल्स नहीं है। पर गवर्नमेंट को पता है कि सिनेमा का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है जनता के हम्म। ऊपर। तो एक सिनेमा हॉल जहाँ पे तो डेमोक्रेटिक स्पेस है। आम, एक एक जगह भी बन गई जहाँ पे सेंटिमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। हम्म। तो फिल्म जो इतना इन्फ्लुएंशियल मीडियम है वो लोगों को बहला सकता है किसी भी तरीके से। हम्म। तो इसलिए अगर आप देखेंगे इंडिया में और इंडियन सिनेमा में मेलोड्रामा फैमिली फिल्में बहुत चलती हैं। क्यों चलती है? हम्म। बिकॉज हम्म। सबसे सेफ जॉनरा है। उसके अंदर आप एक एक हिंदू अपर कास्ट अपर क्लास फैमिली हम्म। दिखाते हैं। ये हमारे राष्ट्र जो भी ऐसा है। हम्म। और ऐसा भी था कि अगर आप देखें जो पहले जब सेंसरशिप होती थी, सेंसरशिप पॉलिटिक्स को लेकर नहीं होती थी। इमरजेंसी के हम्म। एक्सेप्शनल ले रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर सेक्स को लेकर होती थी, हम्म। एक्ट को लेकर होती थी। तो हम्म। अगर अब सबको आई थिंक आपके दर्शकों को जिनको याद होगा पुरानी फिल्में में जब भी लगता था कि हीरो हीरोइन में कुछ रोमांटिक होने वाला है तो दो फूल मिल रहे हैं फूल साथ में। मिल जाते थे जी, हाँ। हाँ, तो वो था मतलब कि अच्छा ये कैसे दिखाने के लिए कि ये वो हो रहा है। हम्म। तो चेंज हम्म। हुआ ना 2000s में, पहले ऐसा नहीं हम्म। होता था। ये तो बहुत हम्म। नया है जो हम देख रहे हैं अपने हम्म। हम स्क्रीन पर। चेंज आता है पॉलिटिकल कंटेंट में अराउंड 1998 में। हम्म। हाँ, अगर आप याद करेंगे दैट तब तब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट भी आ गई थी। हम्म। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उनके में ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल, सुषमा स्वराज थी, मुझे याद है। अगर आपको याद है तब फायर फिल्म निकली थी। लेके इतने दीपा सारे मेहता की। पूरी देश में मूवी थिएटर्स को जला रहे थे। हम्म। जब भी कोई सेंसरशिप होती थी पॉलिटिकल इशू को लेके होती थी, जैसे कि महेश हम्म। बाबू थी जख्म, उसके बिल्कुल, हाँ। सेंसरशिप हुई थी। ऐसी आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्रीज उनको लेके सेंसरशिप हुई। तो हम्म। ये जो सेंसरशिप होती थी राम के नाम पे ना, एक हाँ। 1998 में एक शिफ्ट होता है कि हम्म। सेंसरशिप पहले सेक्सुअल कंटेंट को लेके होती थी, हम्म। 8 के बाद पॉलिटिकल कंटेंट को लेके होने लग गई। हम्म। अब ये तो ये डिफरेंट। वाजपेयी एरा से ये शुरू हो जाता है। हाँ, अब वो डिफरेंट है कि मतलब आप हम देख रहे हैं 2014 के बाद ज्यादा देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम भी नहीं होता था, होता था। हम्म। तो ये एक शिफ्ट आया है हम्म। कि सेक्सुअल कंटेंट से लेकर पॉलिटिकल कंटेंट को लेकर। और जैसे आपने कहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। हम्म। जैसे उनको सिर्फ सर्टिफाई करने की एडल्ट है कि इट्स कि हम्म। एडल्ट नहीं है, बच्चों के लिए भी ठीक है नहीं है। पर ये सेंसर करते हैं जो उनकी नहीं है। हम्म। उनको सिर्फ सर्टिफिकेशन देनी है, उनको सेंसर नहीं करना है। हम्म। ऐसा होता रहा है क्योंकि जो सिनेमा का इम्पैक्ट होता है आम जनता में, जो सिनेमा बहला सकती है आम जनता को, मीडिया हमें पता है कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। हम अपने हम्म। स्टार्स को भगवान जैसा समझते हैं, स्पेशली हम्म। साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो हाँ, बहुत बिल्कुल। है। तो उसको लेके फिर सेंसरशिप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल बन जाता है गवर्नमेंट। हम्म। तो ये मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मेजर शिफ्ट आया आप कह सकते हैं बिफोर 98 एंड आफ्टर 98, कि पहले सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट को किया जाता था, अब ज्यादा करके सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट ही होता है सेंसर। हम्म। जी, आपके मुझे याद है सुषमा स्वराज साहिबा ने आकर के पहला काम जो किया था, फैशन टीवी को बंद कर दिया हाँ था। और हाँ। हमारा जो युवा जो जनरेशन था उस टाइम पे वो इतना आहत हुआ था कि वो एक तो जरिया मिला था कुछ और देखने का। उससे आप देखेंगे हाँ। कि उस टाइम पर फिल्में को भी सेंसर किया था। अगर आप टीवी में जाओगे फिर आप कोई भी अंग्रेजी फिल्म नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमको हम्म। लगता था अच्छा अच्छा अगर ऐसे सीन्स देखेंगे तो हम अंग्रेजी फिल्में देख पाएंगे। हाँ। क्योंकि अब वहां पे क्यों सेक्स सीन को सेंसर किया जा रहा है? क्योंकि वो हम्म। एक फॉरेन कल्चर है, हाँ। विदेशी कल्चर है। विदेशी कल्चर हमारे साथ नहीं है, वो ऐसे दिखाते नहीं है। हम्म। तो अगर आप देखोगे तो वहां पे भी सेक्स सीन्स को भी काट दिया जाएगा। हम्म। उसके अंदर जो भी बुरी भाषा है उसको काट दी जाएगी। हम्म।
और उसमें सब टाइटल्स में भी काट दिया जाएगा। तो हम्म। लोग तंग आ गए थे ना कि हम कुछ देख ही नहीं सकते ठीक से। हम्म। मतलब उनको गवर्नमेंट और सरकार को लगता है कि जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, हम्म। उनको बताना कि बच्चे क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं। हाँ। ऑडियंस की अपनी कोई मतलब इंटेलिजेंस और चॉइस नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो ये एक सीन बन गया था जब पहले, बिफोर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स केम टू इंडिया। हम्म। बट ये सबसे बड़ा शिफ्ट था मेरे हिसाब से। मुझे याद है आशा पारेख साहिबा शायद थी सीबीएफसी की चेयरपर्सन, और उनका कार्टून छपा था, मतलब हाथ में बड़ी सी कैंची लेकर के जो पर ये कार्टून संस्कार। बहुत, ये कार्टून चलता रहता है। हाँ। 80s में आप देखेंगे तो ये कार्टून चलता है। ये कार्टून बहुत बहुत पॉपुलर है कि मतलब ये कोई भी सेंसर बोर्ड चीफ हाथ में कैंची है और फिल्म हम्म। निकल रही है। हाँ। हाँ। तो जैसे अभी जैसे आपने कहा कि पहले सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट को लेकर के कट्स होते थे, उसके बाद सियासत या सियासी कंटेंट को लेकर के भी कट्स होने लगे, और ये ट्रेंड बहाल है अब। लेकिन इसमें बहुत सारे धागे भी जुड़ गए हैं, अब इसमें देशभक्ति या नेशनलिज्म भी जुड़ गया है। मैंने देखा कि अभी कुछ टाइम पहले एक विवाद हुआ था, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी या उल्लू है, जिसमें हम्म। फौजी यूनिफॉर्म पहन के जो है एक ऐसा कुछ सीन दिखाया गया था, और फिर फौज ने जो है उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए कि भाई ये हमारा तो ये यूनिफॉर्म है विच इज़ लाइक वेरी सेक्रेड, इसका इस तरह से अश्लील तरीके से इसको दिखाना जो है वो गलत हो रहा है। तो प्रोफेसर नीति नायक की किताब है हर्ट सेंटिमेंट्स का, कि मतलब किस तरह से इंडिया में हर्ट सेंटिमेंट या आहत भावनाओं पे जो है पूरा नेशनलिज्म भी टिका हुआ है, या फिर सियासत भी उसका टिका हुआ है। तो एक जो एक्सपेक्टेशन था पोस्ट लिबरलाइजेशन या पोस्ट 1991 जनरेशन का, कि या जो एक प्रोमिस थे, न्यू लिबरल प्रॉमिस था ये कि भाई मार्केट खुल जाएंगे, आ, जो है कैपिटल फ्री फ्लो हो जाएगा उसका, तो फिर हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। क्या ऐसा ही हुआ? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। देखो सेंसरशिप का तो 98 में आता है, क्योंकि उससे पहले जो एक 91 98 के पीरियड में था, अगर देखेंगे तो सैटेलाइट चैनल्स आने लग गए, तो हम्म। जी था, स्टार प्लस हुआ था, ये सब तो बाकी फिल्म ऐसे ऐसी फिल्में भी आने लग गई थी। हम्म। 98 में वो चेंज होता है। हम्म। पर मुझे नहीं पता कि ये प्रॉमिस, न्यू लिबरल प्रॉमिस की सब खुल जाएगा, कैपिटल खुल जाएगा, इसका मैं आपके सवाल का समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हम्म। इसका सेंसरशिप से क्या ताल्लुक है। हम्म। नहीं, इससे ये एक्सपेक्टेशन था कुछ लोगों का तो कम से कम, कि देखिए हम अभी खुल नहीं पाए हैं क्योंकि हम बड़े संकीर्ण मानसिकता वाले हैं। हम्म। अगर इस तरह से खुल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, मतलब बड़े कंपनीज आ रहे हैं, हॉलीवुड का कंटेंट आ रहा है, तो फिर हमारे जो है दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन वैसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना आई थिंक और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं चीजें। आई मीन तो अगर आप देखोगे 1950s में बहुत अच्छी फिल्में बन रही थी, बहुत हम्म। सोशल इश्यूज को लेके फिल्म बन रही हम्म। थी। आवारा हो गया, श्री 420, प्यासा, हम्म। ये तो सारी फिल्में बन रही थी ना, 60s हम्म। को लेके बन रही थी। फिर आप 70s में जब आपका सलीम जावेद का जोड़ी आती है, और हम्म। एंग्री मैन अमिताभ बच्चन का बनता है। एंग्री यंग मैन क्यों है? क्योंकि उनको हमें सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई है कि जो आम आदमी है उसको नहीं मिल रहा है हम्म। एक्सेस टू रिसोर्स। तो इसलिए एंग्री यंग मैन हो गया, और यूनियंस इतने इंपॉर्टेंट हो गए, वर्कर हम्म। फिगर इंपॉर्टेंट था। 80s में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि 80s में वीडियो आ जाता है, तो हम्म। वीडियो में लोग सिनेमा हॉल नहीं जा रहे, घर पे आ रहे हैं। तो 80s से हम्म। थोड़ा, वो कहते हैं ना, 80s बहुत बुरा टाइम था इंडियन सिनेमा के लिए। हम्म। तो फिर 90s आता है, जब आपका 90s में क्या होता है कि बेसिकली आपके यश चोपड़ा और करण जौहर आते हैं, विच इज हम्म। वो ऑडियंस किसके लिए, जो लिबरलाइजेशन ऑडियंस है वो एनआरआई ऑडियंस है। हम्म। वो एक एनआरआई ऑडियंस है, क्योंकि इंडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं थी, वो भाजपा की गवर्नमेंट आने से ही बॉलीवुड को इंडस्ट्री स्टेटस मिला है। हम्म। पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री स्टेटस नहीं थी। तो आप देखेंगे फाइनेंसिंग अंडरवर्ल्ड से आती थी। अब हम्म। उसके बाद फाइनेंसिंग वाइट हो गई है, हम्म। क्योंकि इंडस्ट्री स्टेटस मिला है, और उनको फिर पता चला कि एक डायस्पोरा है। उस डायस्पोरा में अगर आपको यूएस यूके बॉक्स ऑफिस में अच्छा करोगे, मिडिल ईस्ट बॉक्स ऑफिस में अच्छा करोगे, तो लोग आएंगे। तो फिर ये जो फिल्में हैं, अगर आप देखोगे कि
बाहर बनती है कि ये यूके रहते हैं, यूएस रहते हैं, हम्म। और मेरा भारत महान, मुझे मेरी हम्म। देश मेरी मिट्टी, मुझे घर देश वापस जाना है, ये सारे जो हमारे इंडियन संस्कार है वो सबसे हम्म। पहले मतलब इस फिल्म में होते हैं। तो वो जो पीरियड था वो खुला नहीं था, वो पीरियड खुला था एक दूसरे ऑडियंस के लिए, हम्म। डायस्पोरिक ऑडियंस के लिए, एक इमेजिनेशन जो वो भूल गए, नॉस्टैल्जिया जो उनको, जो इंडिया था उनके लिए, क्या हम्म। है वो इंडिया। तो वो आई थिंक वो कंटेंट में वो शिफ्ट हुआ है, और एक हम्म। मार्केट मिली हमको। हम्म। इकोनॉमिक शिफ्ट है ये कोई हम्म। कंटेंट वाइज शिफ्ट नहीं है। हम्म। कंटेंट वाइज शिफ्ट जब आते हैं इंडियन सिनेमा में, वो आते हैं जब मल्टीप्लेक्स आता है। जब हम्म। मल्टीप्लेक्स आता है, देखो आप सिंगल हॉल स्क्रीन जब होते हैं तो सिंगल स्क्रीन में मास फिल्में बनेगी, बिकॉज उसके हम्म। हर तरह के ऑडियंसेस आ रहे हैं। अब आप मल्टीप्लेक्स है तो मल्टीप्लेक्स में तो ऑडियंस सेगमेंट हो गई ना। हम्म। सिनेमा हॉल में चार, वो चार मतलब हो गए, तो हम्म। उसके अंदर कोई जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान की मसाला फिल्म देखने जाते हो तो आज देख सकता है, बट किसी को एक छोटी सी इंडिपेंडेंट फिल्म देखनी है या कोई फॉरेन फिल्म देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। तो हम्म। मार्केट बनने लग गई उसमें। हम्म। तो ये कॉर्पोरेटाइज लाइक ये मल्टीप्लेक्स के आने से हुआ है, ये नहीं कि मतलब सेंसरशिप है, न्यू लिबरलिज्म, डिफरेंट मतलब हम्म। डिफरेंट चीजें हो रही थी मीडिया को लेकर, जिससे मतलब ऐसी फिल्में बनने लग गई है। वो अलग बात है कि मल्टीप्लेक्स भी फिर से सिंगल स्क्रीन हॉल जैसा हो गया है, हाँ। तो वो डिफरेंट डिस्कशन है। हम्म। मैं आपसे ये पूछना चाहता कि जैसे देखिए पंजाब 95 स्पेसिफिकली अगर इस फिल्म का जिक्र करें, इसमें एक एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा जो दिलजीत दोसांझ का किरदार है उन पे आधारित है। और वो बेसिकली पंजाब में जो वायलेंस होता है 84 के बाद और उससे पहले भी, जो जिस तरह से जो है एक स्टेट का जो वायलेंस होता है पूरे स्टेट लोकल पॉपुलेशन पर, उस पर आधारित है। उसमें दिखाया गया है कि देखिए सरकार इन्वॉल्व था, पंजाब पुलिस इन्वॉल्व थी और उन लोगों ने जो है कत्लो गारत किया, जिस तरह से एक उस फिल्म में अब जो ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है और जो उसका कंटेंट भी हम उसके बारे में पढ़ा है उससे यही समझ में आ रहा है। तो उसको रोक दी गई है। अब ये बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके लिए बड़ा आसान था मेरे ख्याल से इस चीज को आगे करके फिर कांग्रेस की सरकार को डिस्क्रेडिट करना, कि अल्टीमेटली तो कांग्रेस की सरकार थी जिसके रहते जिसकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और दूसरा जो 84 का जो वायलेंस है, मैं एक और ऑथर से मैं बात कर रहा था अपने शो पर ही, उन्होंने भी बोला कि उन्होंने द कॉर्स ऑफ 1984, द वुमेन हु हैव बोथ विक्टिम्स एज वेल एज विटनेसेस ऑफ 1984, उन्होंने ये भी बोला कि ये भी एक बड़ी बड़ी अजीब बात है, क्योंकि है गवर्नमेंट बीजेपी की और बीजेपी हमेशा इल्जाम लगाती रहती है कांग्रेस पर कि देखिए आपके दौर में ये सब कुछ हुआ था, फिर भी रिलक्टेंस है कि इन सब चीजों को पब्लिक डोमेन में आने से रोकना है, मतलब या वो नहीं आने देना चाहते हैं। ये कश्मकश क्यों है, मैं जानने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब इट इज रियली बायपार्टिजान कि नहीं आने देना है ऐसी चीजों को, या फिर कोई और ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि जिस वजह से आ नहीं पा रहे हैं? आई मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्क्रेडिट करना चाहता है कांग्रेस को। अगर पंजाब का अगर इशू देखा जाए, अगर हम्म। आप एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी इसलिए है बिकॉज हम देख रहे हैं कनाडा और इंडिया में इतनी हम्म। रिलेशनशिप खराब हुई पंजाब को लेकर ही। अगर हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को देखें, हम्म। अखंड, हम्म। पंजाब में कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में या कुछ भी मतलब सेपरेटिस्ट मूवमेंट को उनको लगे कहीं भी थोड़ी सी भी लाइक पिन ड्रॉप हम्म। कंट्रीब्यूशन रहा, वो ठीक नहीं है। वो हम्म। उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, सेपरेटिज्म का जो भी हो। हम्म। और 84 में बात है तो 84 तो बहुत एक डिफाइनिंग मोमेंट है हम्म। सेपरेटिस्ट मूवमेंट को देख के, इरिस्पेक्टिव कि आप क्या सोचते हो, आपकी क्या आइडियोलॉजी है। हम्म। वो हमेशा हम देख नहीं पाए क्योंकि हमेशा सेंसर ही रहा है। एक तो आई थिंक वो जो इमेज जो उनकी आइडियोलॉजी है, हम्म। ये जो 84 जो अभी फिल्म है वो कंपैटिबल नहीं है। हम्म। और आप देखें कि मतलब एक वो टेंस इशू भी बन गया है इतने सालों से, क्योंकि हम्म। कनाडा को लेकर, और टेररिस्ट, ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, इंडिया ने असैसिनेशन हम्म। की, वो ऑलरेडी वैसा है। और मैं बड़ी इंटरेस्टेड थी जब ये फिल्म का जब हो रहा था सेंसरशिप का, मैं हम्म। रेडिट पे गई। हम्म। रेडिट, ट्विटर जो भी है, ट्विटर में तो हमको पता है क्या होने वाला है, पर रेडिट हम्म। कभी, मुझे लगता है कभी कभी उस डिफरेंट आपको व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, एक सब टेरेनियन मूवमेंट जैसा है नहीं? हाँ, पर वहां पे भी लोग लोग बहुत गुस्सा थे दिलजीत से, और मैं हम्म। बहुत सरप्राइज थी बिकॉज दिलजीत बहुत पॉपुलर है। हम्म। ठीक है, लाइक उनकी पॉपुलैरिटी ट्रांसेंड करती है डेमोग्राफिक पे। हम्म। इसको लेके सब यूनाइटेड थे कि ये तो देशद्रोही फिल्म है, दिलजीत ने ऐसे हम्म। कर लिया, इस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। एक तो आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, पर आपकी पब्लिक भी आपके साथ है, तो फिर हम्म। क्यों इस फिल्म को पास करेंगे।
हम्म। करेंगे ना ऐसी फिल्म को पास? अगर कब कोई पब्लिक सेंटिमेंट उसके अगेंस्ट होता और उनकी डेमोग्राफिक शायद अपसेट होती, तो शायद लगता है कि हो सकता है डिसीजन चेंज, शायद। हम्म। हम्म। बट जब है ही नहीं और उनके पास कोई मतलब इंसेंटिव ही नहीं है, तो क्यों करेंगे वो? हम्म। हाँ, ये वैसे ये भी बहुत बड़ी विचित्र बात है जो आप कह रही हैं कि जिस तरह से एक पब्लिक में जो कंटेंट जो कंज्यूम करता है, जो कंज्यूमर है, उसका भी एक तरह से जो है वो शायद कोई अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई चीज़ हो या फिर एंटी स्टेट हो या जो स्टेट का जो एक नैरेटिव है उसके खिलाफ अगर कोई जा रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, मैंने देखा है आमतौर पे। जैसे जनरली अब। अगर आप देखो हाँ। कास्ट जेंडर तो फिर भी ठीक रहेगा, कास्ट जेंडर वगैरह, पर अगर इंडिया और हम्म। इंडिया की सॉवरेनिटी को लेकर कुछ आ जाता है, हम्म। देशभक्ति जो कंटेंट होता है, उसके हम्म। अंदर पब्लिक आई थिंक कंसेंसस होता है पब्लिक में कि नहीं, ऐसा ये नहीं हम है। नहीं देख हाँ। पाएंगे या फिर ये हमें नहीं देखना चाहिए। यूएस में भी चीज़ें हालांकि काफ़ी रेजिस्टेंस है, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें कंट्रोल की जा रही है, फिर करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को बदलने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा जो कम्युनल इश्यूज हैं उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती है। वो चाहे केरला स्टोरी करके एक मूवी हो, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑपोजिशन आया था और बहुत वोकल एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी थे जिन लोगों ने बोला था कि दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ वेरी इनकरेक्ट और पुट्स फॉरवर्ड अ वेरी इनकरेक्ट इमेज ऑफ केरला, जहां पर सिर्फ कुछ आप गिनती कर सकते हैं शायद ऐसे केसेस थे। तो उसको जो है बहुत बड़ा करके दिखाया गया, उसके बाद उन्होंने कंट्रोवर्सी होने के बाद वो हटा भी दिया कि कन्वर्जन हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ऐसे कंटेंशियस इश्यूज पर क्या सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती है? अम, क्या इससे हम यही समझें कि ये एस्टैब्लिशमेंट, हालांकि एक ऑटोनोमस बॉडी होना था उसको, लेकिन फिर वो एस्टैब्लिशमेंट की ही आवाज़ है, जिस तरह से अब बाकी सारे इदारे जो हैं भारत इंडिया में वो हो गए हैं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे कुछ और बॉडी हो, it actually speaks in one voice now, and therefore we see a kind of consolidation of different institutions around Hindu nationalism. मैं उस पे थोड़ा सा लंबा आपसे जवाब चाह रहा था, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया है। जी। ये तो हमेशा लहर चलती रहती है। हम्म। एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी रिसर्च में जब ये 80s में था, जब बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन हुई थी। हम्म। बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन हुई थी, सेंसर बोर्ड ने कहा हम इसको आने नहीं देंगे। हम्म। वीडियो कैसेट है ये, ठीक है, हम्म। वीडियो कैसेट कौन मिडिल क्लास ही देखता है, सब तो नहीं देखते, हाँ। मास देखता है नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो फिल्म एपेलेट ट्राइब्यूनल में गई, जो हटा दिया इस गवर्नमेंट ने। फिर मैं हम्म। ट्राइब्यूनल इससे बना था कि अकाउंटेबिलिटी बने, अगर सेंसर बोर्ड ने रिजेक्ट किया है तो आप अपील कर सकते हैं फिल्म एपेलेट ट्राइब्यूनल में, और फिर अगर उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, देन वो सेंसर बोर्ड के इट सेंसर बोर्ड का फिर डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाता है। हम्म। तो बाबरी मस्जिद टेप में वो गए फिल्म एपेलेट ट्राइब्यूनल में, फिल्म एपेलेट हम्म। ट्राइब्यूनल ने कहा नहीं, सेंसरशिप की कोई जरूरत नहीं है, तो वो टेप हम्म। रिलीज हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सेंसर बोर्ड अभी ऐसा कि बहुत हो गया, अब हम ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत टाइम से पावर में है। हम्म। एक हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो अनफोल्ड हो रहा है। अ, हम्म। और ऐसा नहीं है कि सारी फिल्में चल रही है। हाँ। कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी चली है, पर बहुत सारी फिल्में नहीं भी चली, दिल्ली फाइल, पता नहीं कौन कौन सी फाइल्स आ चुकी हाँ। हैं, वो सारी नहीं चल रही है। एक तो हाँ। हिंदुत्व करके भी मूवी आई थी, वो बिल्कुल बुरी तरह से पिट गए उस हाँ। पे, इतना क्रिटिसिज्म हुआ रेडिट पे ही। और हाँ। उसमें क्रिटिसिज्म ये था, मतलब जो लोग देख रहे थे उनको लग रहा था कि अल्टीमेटली हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात आखिर में कही गई है उस मूवी में, और यह सत्यानाश कर दिया मूवी का, मतलब वो दिखा करके। तो ये कंप्लेन था तो वो लास्ट में। और अगर हाँ। आप कश्मीर फाइल और केरला फाइल को भी देखो, ऑर्गेनिक नहीं है ना वो। उसमें हम्म। का सपोर्ट है कि आपको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है जाओ ये फिल्मों को देखो, तो ये सब एक मोमेंटम भी बनता है हम्म। इंस्टीट्यूशन इन फिल्मों को देखने के लिए, सारी नहीं चलती है। हम्म। एक तो चल गई है तो इसलिए और भी आएंगी, इसका मतलब नहीं सब चल रही है। हम्म। तो और ये ना थोड़ा मुझे लगता है फ्लैटन कर रहे हैं हम कि इंडिया में हम्म। सिर्फ ऐसी फिल्म है, हाँ ये सब प्रॉब्लम्स भी है। हम्म। और इंडिया बहुत डिवर्स फिल्म इंडस्ट्री है, हम्म। और इंडिया में लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड है। हम्म। इंडिया की डाइवर्सिटी को ना, क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स और इतनी बड़ी है, उसको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट हो जाता है मेरे हिसाब से। हम्म। आप बॉलीवुड को, हम सब हिंदी सिनेमा को देखते हैं, पर बाकी सारे हम्म। सिनेमा को भी देखो क्या हो रहा है वहां पर। हम्म। और ऐसा क्यों है कि लग जब लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाते कहते हैं अच्छा अब रीजनल फिल्में देखनी है, और रीजनल फिल्में को हम सिर्फ सोच रहे हो हाइपर मैस्कुलिन जो ऐसे होती है। हाँ।
बट तमिल, जैसे तमिल सिनेमा में बहुत सारी एंटी कास्ट फिल्म बनती है, मराठी हम्म। सिनेमा में भी बनती है, चलती है वो फिल्में। हम्म। वो क्यों नहीं, मतलब फॉरवर्ड क्यों नहीं देख रहे हम? हम्म। क्योंकि हिंदी सिनेमा का इतना ज्यादा कल्चरल इमेजिनेशन है और वो हम्म। रीच, तो इसलिए उसको टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि बाकी सबका नहीं है। तो हम्म। ये भी देख सेलेक्टिवली देखना है कि हो क्या रहा है, क्या क्यों हो रहा है, और क्यों कैसे स्ट्रेटेजिकली इम्प्लाई हो रहा है ना। हम्म। सोशल मीडिया भी तो एम्पलीफाई करता है चीजों को। हम्म। हम एक ककून में हैं। हम्म। तो हाँ ये ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि जो फिल्में दूसरी टाइप की वो नहीं बन रही है। हम्म। अम, तो जैसे ये। आप, जी हम्म। सॉरी मैं आपको काटना नहीं चाहा, क्योंकि आपने वो नुक्ता उठाया था पहले भी कि जो एंटी कास्ट फिल्में हैं वो तो बन रही हैं, लेकिन अगर बॉलीवुड में आकर के ऐसी फिल्में बनती है बड़ा मुश्किल हो जाता है। टू सम एक्सटेंट कुछ फिल्में तो चली हैं, जैसे आर्टिकल 14 आई थी। 15, हाँ। आर्टिकल 15, हाँ। वो आई थी, इनकी आयुष्मान खुराना, हम्म। वो थे उसमें। और उसमें मतलब वो जो दलित का शोषण और एक्सप्लॉयटेशन और फिर क्राइम, और ये एक्चुअल रियल लाइफ केसेस थे यूपी के जिसके ऊपर आधारित थी। उस फिल्म को क्रिटिकली अक्लेम मिला, लेकिन फूले पर जो मूवी आने वाली थी अभी वो नहीं निकली। वो दैट्स अनदर मूवी जो अटक गई वहां पर, और इंटरनेशनली भी जो है हम देख नहीं पाए हैं। अम, वैसे एक ब्रिटिश मूवी है हिंदी में, ब्रिटिश पब्लिश फिल्म मेकिंग हाउस ने बनाया, अ, उसको अवार्ड भी मिला, हम्म। और इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया गया। हम्म। तो क्या अगर हिंदी में बनते हैं ऐसे मूवीज तो प्रॉब्लम होता है? और बिकॉज रीजनल लैंग्वेजेस में वो इट एस्केप्स द रेडार, क्योंकि वो हिंदी है, सारे लोग बैठे हुए हैं ऊपर हम्म। सीबीएफसी के, तो फिर इट समहाउ एस्केप्स देम, और दे थिंक कि इसका रीच लिमिटेड होगा क्योंकि उसी जबान तक होगा। अगर हिंदी में हो गया तो फिर इट विल हैव नेशनल और मे बी इवन इंटरनेशनल रीच, इसलिए अब किया जाता है। देखो, डिपेंड करता है किस किस को पिक कर रहे हैं। मसान भी बनी थी, हाँ। 2015 में आई थी मसान, हम्म। आर्टिकल 15। अभी धड़क 2 भी रिलीज हुई थी। हाँ। फिर अभी होम बाउंड भी रिलीज हुई है। हम्म। ऐसा नहीं कि रिलीज नहीं हो रही है। तो हम्म। बहुत केस बाय केस स्पेसिफिक चीजें होती है। आई थिंक फूले को रिलीज भी करे थे, आई थिंक उनकी एनिवर्सरी के अराउंड। हम्म। उसे शायद सरकार ने सोचा होगा कि नहीं करना है, हमें नहीं पता। हम्म। पर ऐसा हम्म। भी कि सारी फिल्में आ रही है। आ, हम्म। ये फिल्में चल नहीं रही है पर हम्म। और ये हमारी सोसाइटी के बारे में कुछ कहता है। हम्म। कार को कोस सकते हैं, हमें खुद अपनी सोसाइटी को भी तो देखना है हाँ। कि सोसाइटी कैसे इन फिल्म्स को रिसीव करती है। हम्म। जैसे होम बाउंड है, अभी मैं देख कर आई। और आप ट्विटर में देखेंगे बहुत सारे लोग कह रहे ये सब फेस्टिवल फिल्में हैं, ये इसलिए चलती है, इंडिया को इतनी बुरी लाइट में दिखाती है, इंडिया में हाँ। ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। बट हमारा कास्ट रियलिटी है हमारी कंट्री की। हम्म। कास्ट अट्रॉसिटी बढ़ रही है और भी सब हम्म। चीजें बढ़ रही है। हम क्यों नहीं देखना, अब वो क्यों नहीं देखना आपको? हम्म। उसको आपको क्रिटिसाइज करना है कि लाइक कि फॉरेन में जा रहा है, हमारे बदनाम, नाम बदनाम हो रहा है। तो अब नाम बदनाम क्यों हो रहा है? को नाम बदनाम हम कर तो रहे हैं ना ऐसी चीज हम्म। करके। तो ये जो सरकार कर भी रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ उनकी गलती है, कहीं सोसाइटी की भी रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। हम्म। कि सोसाइटी भी कम्युनल है, सोसाइटी हम्म। भी कास्टिस्ट है, हम्म। सोसाइटी भी सेक्सिस्ट है। ये हम्म। फॉल्ट लाइंस जो आ रही है, कंसेंसस के बिना कैसे फॉल्ट लाइन हो सकती है? हम अथॉरिटेरियन तो नहीं है ना। हम्म। अभी भी लेबली तो हम डेमोक्रेसी है ना। हम्म। डेमोक्रेसी में कंसेंसस क्या है फिर? हम्म। तो ये हमारी फॉल्ट लाइंस बताते हैं। जैसे आपने यूएस के बारे में कहा, यूएस में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है यूएस में? फॉल्ट लाइंस तो है ना, इसका मतलब कुछ ऐसा तो चल चल रहा है ना उनकी सोसाइटी में, ऐसा जो हो रहा है। हम्म। तो वही हमारी सोसाइटी में ये फॉल्ट लाइंस एक्सपोज हो रही है इन सब चीज़ों से। तो हम्म। हम ये सिर्फ देखें कि सेंसर बोर्ड ऐसे कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऐसा कर रहा है, पर सोसाइटी भी तो है इसमें कल्यूटेड। हम्म। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैं इसी से आपको बता, एक जॉली LLB 3 अभी जो हाल में आई है हमने देखी, और उसमें आई थिंक बड़ा ही सीरियस टॉपिक था। और मुझे ऐसा क्यों लगा कि जो आज के हमारे जो दो बड़े सरमाएदार हैं, क्योंकि जो मेन नेगेटिव कैरेक्टर है इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और गुजराती नाम है, और यू कैन मेक, और जो भट्टा परसौल वाला केस था जो एक्चुअल उस पे बेस्ड है, उस टाइम पे तो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे इंडिया में जब ये भट्टा भट्टा परसौल वाला मामला हुआ था। तो उसको जोड़ करके आई थिंक बहुत सीरियस फिल्म को थ्रू कॉमेडी
इन्होंने चला दिया है। आई थिंक उसका मीनिंग बड़ा पावरफुल था। तो हो सकता है वो भी एक टूल है कि कॉमेडी के जरिए मतलब बहुत सीरियस चीज को डाल दिया और किसी को समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में किसको हिट कर रहा है, क्योंकि मुझे देखकर तो लग रहा था, हो रही ये तो पूरा सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं जिस तरह से ये चीज को दिखाया गया है। लेकिन इसी बीच अगर हम टेलीविजन ड्रामा की तरफ जाएं, दैट फील्स लाइक अ पैरेलल वर्ल्ड। हम्म। क्योंकि जैसे 2000s में था, और वो जैसे एक एस्पिरेशनल इंडिया की बात हो रही थी उस टाइम पर। मुझे अभी भी अमिताभ बच्चन साहब का वो ऐड याद है, हिंदुस्तान में दो दो हिंदुस्तान बसते हैं, एक जो है लड़खड़ा के बैठा हुआ है और दूसरा जो दौड़ने दौड़ना चाहता है। वो एक एस्पिरेशन को समझाता था। लेकिन फिर वो सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल्स भी आए, और एक हिंदू मेजोरिटेरियन एक कंसेंसस बना कि यही कल्चर है। मैं इनफैक्ट अभी आपसे बात करने से पहले उसका जो नया सीजन आया है उसका लेटेस्ट एपिसोड देख करके आया हूं मैं। उसमें आप भी फिर आप इसको हिंदू मेजोरिटेरियन कह रहे देख के आए। नहीं, मैं तो थोड़ा सा जो है रिसर्च के लिए मैं देखता हूँ, या फिर जो है उस पर टिप्पणियां करने के लिए। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि एस्पिरेशन का शायद थोड़ा सा पैमाना या डेफिनेशन थोड़ा बदल गया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक ये सीरियल है, एक वसुधा करके दूसरा सीरियल है जो चलता है। आई थिंक बहुत सारे सीरियल्स हम भी देखते हैं क्योंकि पाकिस्तानी सीरियल्स के साथ काम, सॉरी मैं अपनी लंबी बात कर रहा हूँ। लेकिन पहले क्या होता था कि बॉय मीट्स गर्ल, वो स्टोरी था। हो सकता है लड़की अमीर है, अमीरजादी है, फिर अमीरजादा है, उसके बाद जो है गरीब है, और ये उसको कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं, क्लास का जो डिफरेंस है वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली एवरीथिंग ऑल दोज जो है वो डिफरेंसेस वो मैटर नहीं करते हैं। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि एक जो आपका डोमेस्टिक स्टाफ है उससे जो है प्यार हो रहा है, जो बेटा है मालकिन का बेटा जो कि अमीर है। अब उसमें ऐसा एस्पिरेशन दिखाने की कोशिश हो रही है अम, कि इसी संस्कार में हम इस चीजों को मतलब एस्पिरेशन मतलब अगर क्लास डिफरेंसेस अगर तोड़ने हैं तो फिर इट कैन हैपन थ्रू दिस वेरी हिंदू मेजोरिटेरियन वर्ल्ड व्यू। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट? आपको भी दिखाई दिया है कि इस तरह से जो है एक पॉसिबल है चेंजेस, बट विद इन दैट लार्जर एक अम्ब्रेला, कि ये तो ठीक है, इसके इतर हम जा नहीं सकते। लेकिन उसके अंदर जो है जो चेंजेस कर सकते हैं वो करने दो। तो मैं सच बोलना चाहती हूँ, मैंने तो टीवी देखना बंद कर दिया था। अच्छा। मैं तंग आ गई थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, पता नहीं बाने का वधू, इन सब से, और हाँ। देख देख कर इतना रिग्रेसिव वर्ल्ड व्यू मैंने एज अ दर्शक डिसाइड किया कि मुझे नहीं देखना है। हाँ। अगर आप देखेंगे, जो अगर आपकी जो पहली बात आई थी न्यू लिबरलिज्म 90s की, हम्म। 90s में शुरू शुरू में जी और स्टार प्लस में ग्राउंड ब्रेकिंग शोज होते थे। हम्म। चलते तारा, हम्म। स्टार के जो बेस्ट सेलर्स होते थे, और आप हाँ। देख रहे जैसे हंसते में तो डिवोर्स भी होता है, प्री मैरिज हाँ, भी होता है, बनेगी अपनी बात, बनेगी अपनी बात बहुत अच्छा हिप सीरियल था हिप जी। हिप हिप हो रहे, हाँ, तो ये सब अब कहाँ बन रहे हैं सीरियल्स ऐसे। हिप हिप होरे का एंटायर कास्ट अब संस्कारी बहुएं या सास ये सब बन गए हैं। हाँ हाँ। और अब सास भी फिर जैसी सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की आई, वो आई थिंक वो जो एनआरआई ड्रामा जो बॉलीवुड में नहीं बन रहा था वो टीवी में चला गया। हम्म। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि हम जब मैं जामिया से तब फिल्म प्रोडक्शन कर रही थी, और आई थिंक एग्जीक्यूटिव आई थी, टीवी एग्जीक्यूटिव, और मैं से कही थी आपके बच्चे समझते हो ऑडियंसेस को, आपको लगता है ऑडियंस में इंटेलिजेंस नहीं है कि आप हम्म। सिर्फ आपको लगता है हमको सिर्फ ये चीज़ देखनी है और कुछ नहीं देखना है। हम्म। और वो कह रही तुम सांस समझते नहीं हो, क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि ए और बी, ए सेंटर, बी सेंटर, हम्म। सी सेंटर, और आपको तो मैक्स सारे ऑडियंसेस का टीआरपी चाहिए, अगर टीआरपी हाई होगा तभी तो एडवर्टाइजर्स आएंगे, एडवर्टाइजर्स आएंगे हम्म। तो रहेगा। तो ये का इकोसिस्टम होता है। तो हम्म। अगर आप एक ब्रॉड मेजोरिटी को टेलीविजन से देखना चाहोगे, आई थिंक पीपल आर, हमारी देश में लोगों का टेलीविजन से ज्यादा एक्सेस है देन सिनेमा। हम्म। सिनेमा ज्यादा एस्पिरेशनल है देन टीवी। जो हम्म। स्टार टी लाइक इवन दो एक टीवी स्टार विल बी मोर पॉपुलर परहैप्स इन द फिल्म स्टार दैट वी नो, कम हम्म। पैसे शायद कमा रहा होगा, और लोग उनको जानते नहीं होंगे नाम से, उनके कैरेक्टर के नाम से जानते होंगे। हम्म। क्योंकि सिनेमा बड़े पर्दे में रहना तो और डिफरेंट होता है ना वो। हम्म। बट लोग ज्यादा टीवी देखते हैं। हम्म।
हाँ, क्योंकि उनको रोज देखना, एक इसमें एक वो रिश्ता बन जाता है इनका स्टार्स के साथ। तो वो एक शिफ्ट तो हुआ ही है। हम्म। एंड मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के बारे में कुछ कहता है, ये भी इसलिए हो सकता है न्यू लिबरलिज्म है कि पहले ऐसे शोज बन पाते थे क्योंकि वो एक सिर्फ माइनॉरिटी ऑडियंस को जाती थी, विच वुड बी मिडिल हम्म। क्लास, अपर मिडिल क्लास ऑडियंस। तो हम्म। शायद इसलिए ऐसे शोज बन सकते थे। जैसे ऑडियंसेस एक्सपैंड हुई तो उन्होंने लगा चलो मास है तो इसलिए ऐसे करना है। अभी इसमें हम्म। रिसर्च ज़्यादा हुई नहीं है, और एक्चुअली चाहिए रिसर्च इसको लेकर। हम्म। ये सारी मैं जो बातें कर रही हूँ, मैं स्पेकुलेट कर रही हूँ जो मैं देख रही हम्म। हूँ। पर जो भी हम जो भी कंटेंट देखते, चाहे सिनेमा हो टीवी में हो, वो एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का। हम्म। कुछ हमारी सोसाइटी के बारे में बता रही है। ठीक है, जैसे हम्म। क्या कहते हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत डिवर्स है। हम्म। भी एक सर्टन आइडिया ऑफ इंडियननेस को रिप्रेजेंट कर रही है। हम्म। अरे हमारी सोसाइटी में मतलब इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, कल्चर, रिलीजन, हम्म। कास्ट, ये सब है। ये सब हम नहीं देखते हम्म। टेलीविजन में। पर हमें पता है, एक एक आइडिया है इंडियननेस का जो इस टेलीविजन में आ रहा है, जो हम हम्म। आइडेंटिफाई एज एन ऑडियंस कर सकते हैं। तो हम्म। शायद वो एस्पिरेशन बन जाती है ना, हम्म। जॉइंट फैमिली, कड़वा चौथ, ये हम्म। सब वगैरह, लाइक तो it's also reflexive of what is society. हम्म। मैं मेरा आखिरी सवाल इस पे, क्योंकि जिस तरह से जो डिस्टर्बिंग चीज़ें हम देख रहे हैं, चलिए सेंसरशिप तो चलिए एक अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह के फिल्म्स बन भी रहे हैं, जैसे अभी परेश रावल साहब ने एक ट्रेलर शेयर किया था द ताज स्टोरी करके, मतलब ताजमहल का वो ऊपर का हिस्सा, वो गुंबद जो है हटा दिया है, उसके नीचे से जो है शिव जी की मूर्ति निकल रही है, ऐसा उन्होंने एक एनिमेशन शेयर किया था। जो जाहिर सी बात है, वो किस तरह की फिल्म वो बनेगी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो वो लूनी थियरीज हैं कि भाई देखिए पहले ये एक हिंदू मंदिर था जिसको जो है मुसलमानों ने तब्दील कर दिया, ये अभी फैशनेबल है इस ऐसी बातें बोलना। लेकिन फिर क्या सिनेमा को हम, चलिए वो इट इज अ साइट ऑफ डिस्कोर्स प्रोडक्शन तो है, एक किस्म का वो डिस्कोर्स वो बना रहा है, क्या वो नेशन बिल्डिंग टूल भी है आज के दौर में? आज के दौर में ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ। हम्म। देखिए, जब जब पहले हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, फिल्म मेकर्स को लगता था एक सिनेमा नेशन बिल्डिंग टूल है। हम्म। महबूब हो, गुरुदत्त हो, राज हम्म। कपूर हो, ये मदर इंडिया, आपका हम्म। आवारा, श्री 420, इन सब की हम बात पे आसा है, ये सब हम्म। इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा देश हो कैसे सकता है। हम्म। और अगर आप देखें तो काफी टाइम तक जो हमारे सिनेमा था सिंक्रेटिक था। हम्म। एक मतलब कि सेक्युलर था। हम्म। आइडियाज जो होते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक सेक्युलर, एंटी कास्ट, सब हम्म। इक्वल है। तभी अगर लव स्टोरीज पे देखा जाए, लव स्टोरी में एक्चुअली आप एस्पिरेशन होती थी, मिल जाते थे, तो ये हम्म। तो ट्रांसेंड करता था। अब सिनेमा आई थिंक एक साइट ऑफ कॉन्टेस्टेशन बन गया है। हम्म। और आई थिंक कि सेंसरशिप की भी अभी जो नई सरकार है उसकी वजह से भी जो मास फिल्में हैं, एक हम्म। क्रिएटिविटी चली गई है। हम्म। अगर आप देखो, लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कुछ अच्छा देखने को नहीं है, कुछ अच्छा देखने को नहीं है। पर ऑल्सो कि कुछ अच्छा देखने को नहीं है, पर इसमें अगर आप देखोगे कि इंडिया में इतना एक्सपेंसिव हो गया है थिएटर जाना। हम्म। थिएटर जाने में आपको मतलब कोई फैमिली ऑफ फोर है, और इट्स नॉट लाइक सब बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। हम्म। आप जा रहे हो तो मतलब 1,000 2,000 की टिकट हो गई, फिर बिल्कुल हाँ। पॉपकॉर्न और ये सब बना के भी इतना सब कुछ हो गया, तो इतना हम्म। कितना ज्यादा चला गया, तो आप तो फिल्म रेगुलरली देख नहीं सकते हो। हाँ। तो फिर किसके लिए आप फिल्में बना रहे हो, है ना? हम्म। तो एक तो ये हो गया कि फिल्मों का कि लोगों को इंसेंटिव नहीं है। ऊपर से क्योंकि अब सब डर रहे हैं इस माहौल में कि क्या हम्म। पता किस में ऐसा आ जाए, तो फिर हम्म। सारी देशभक्ति टाइप फिल्में बन रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व फिल्म बन रही है। जब एक तो क्रिएटिविटी कहाँ गई, हम्म। रेजिस्टेंस कहाँ गया? इस तरह हम्म। फिर लोग व्यूअर्स कंप्लेन कर रहे हैं, अरे कुछ है नहीं देखने को, कैसे होगा कुछ देखने को? हम्म। व्यूअर्स भी तो कंप्लिसिट है इसको लेकर, कि हम्म। पहले एक हाथ में कहते हो कि कुछ अच्छा देखने को नहीं, जब कुछ अच्छा आता है तो आप उसको देखते नहीं हो। हम्म। फिर क्या बनाओगे आप? आ, हम्म। बहुत इजी है कहना कि अरे धड़क टू कितनी अच्छी फिल्म थी, फ्लॉप क्यों हुई, पर आपने देखा क्यों? फिर थिएटर में क्यों की जाके देखा? नेटफ्लिक्स में क्यों आप वेट करे थे देखने के लिए? हम्म। जैसे होम बाउंड में ऐसा आया, अभी होम बाउंड में डिस्कोर्स था, इतने सारे लोग कह रहे थे मैं नहीं देखूंगा, सेंसर बोर्ड ने इसको इतना सेंसर कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच द फिल्म।
अरे हम्म। पर अगर आप वो फिल्म नहीं देखोगे तो ऐसी फिल्में नहीं बनेगी। आप हम्म। देखो उन फिल्मों को। तो ये एक बहुत इजी होता है कहना कि गवर्नमेंट भी, भाई मैं वही है, कम्प्लिसिट है, हम ऑडियंसेस भी तो कम्प्लिसिट है इसके अंदर। हम्म। क्रिएटिविटी का जो लैक हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम्म। नो, सब कुछ कोऑप्ट हो गया है, एक माहौल जो बन गया, क्रिएटिविटी का माहौल नहीं है। क्रिएटिविटी तभी होता है जो फ्रीडम होती है। हम्म। अगर आप में फ्रीडम है कहने की, तो ऑफ डिसेंट, देन हम्म। तभी तो आप क्रिएटिव कुछ बना सकते हो। हम्म। आर्ट इज अबाउट एक्सप्रेशन, आर्ट तो इज ऑल्सो अबाउट डिसेंट। हम्म। अगर आप किसी के कुछ खिलाफ बोल सकते हो, चाहे वो अनपॉपुलर हो, वही तो डेमोक्रेसी का हॉलमार्क होता है, वहां से ही तो हम्म। क्रिएटिविटी आती है। तो जब उसके लिए स्पेस ही नहीं है, हम्म। फिर कैसे कोई मतलब नेशन बिल्डिंग हो सकती है? हम्म। तो मुझे नहीं लगता कोई नेशन बिल्डिंग या कुछ ऐसा हो रहा है, बस एक हॉलो नैरेटिव होता जा रहा है। और चल हम्म। क्या रही है ये फिल्में, ये सारी अगर आप देखो, लोग तंग भी आ गए हैं इस हाइपर मैस्कुलिन माचो वेरी हम्म। जिंगोइस्टिक फिल्म। कहाँ चल रही है फिल्में? हम्म। जो अक्षय कुमार की इतनी फ्लॉप्स चल रही है, उनके हम्म। सारे आप देखोगे सब फ्लॉप हो रही है। ये फाइटर भी फ्लॉप हो गई थी, इतनी सारे आप अब देख सोचते रहो, जो भी इस फिल्म में सब फ्लॉप हो रही है। क्यों हम्म। नहीं चल रही? लोग भी तंग आ गए हैं। एक हम्म। सैयारा जैसी फिल्म क्यों चली? हाँ। तो फ्रेश है, लव हम्म। स्टोरी, फ्रेश लीड्स, अच्छे हम्म। गाने, ओल्ड हाँ। स्कूल बॉलीवुड, यू नो, हाँ। इट इज ऑल्सो शोइंग वेयर ऑडियंसेस आर वांटिंग समथिंग। हम्म। तो अब वो देखना है कि क्या होगा। इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है शायद लव स्टोरीज आएंगी वापस, देखते हो लव स्टोरीज किसके बारे में होंगी। हम्म। क्योंकि लग रहा है ऐसा माहौल कि वो होने वाला है, क्योंकि एक ट्रेंड मिल जाता है, प्रोड्यूसर्स खुश हो जाते हैं। जैसे वो हॉरर कॉमेडी हो गई थी लास्ट ईयर स्ट्री टू के बाद, अब लव हाँ। स्टोरी। बट आप देख रहे हो कि जिंगोइस्टिक फिल्म नहीं चल रही है। हाँ। तो आई थिंक कि एक एटमोस्फियर जब होएगा डिसेंट का, हम्म। तभी एक क्रिएटिविटी भी आती है। ये मैं एक चीज जो कॉमन देख रहा हूँ वो है कि जो सैयारा का आपने जिक्र किया वहां पे भी जो लोग जाकर के थिएटर में रो रहे हैं, उसके भी रील्स बन के आ रहे हैं कि देखो, उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला, या हमारे जैसे लोगों ने बोला, भैया ये तुम देख के रो रहे हो, जो हमने भाई की मूवी देखी थी तेरे नाम, उसमें तो और भी ज्यादा रोने लगा। जेंजी की फिल्म है ना ये, और एक्चुअली इन्होंने बहुत लो लेवल इन्फ्लुएंसर्स को भी पे किया था ऐसे करने के लिए, एज अ पब्लिसिटी स्टंट, हाँ। लेकिन ताकि। छावा देख करके भी लोग रो रहे हैं और एकदम चिल्ला रहे हैं जैसे पर एकदम। आप डेमोग्राफिक देखो, हाँ। तो सैयारा इज अ बिगर हिट देन छावा। हम्म। तो छावा इन एब्सोल्यूट नंबर्स इज अ बिगर हिट इन सैयारा, क्योंकि महाराष्ट्र बेल्ट में बहुत ज्यादा बड़ी हिट थी। हम्म। छावा का बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बल्क बिजनेस महाराष्ट्र में, हिस्टोरिक बिजनेस हुआ है महाराष्ट्र में। हम्म। Tara has done better business than Chava in most parts of the country, but it वो हम्म। सबसे, बट तब भी से यार छावा से पीछे, क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं किया इतना। हम्म। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा अगर आप जो सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं बॉक्स ऑफिस के लिए, सबसे बड़ा महाराष्ट्र होता है। हम्म। बहुत अच्छा वहां पे करेंगे, आपकी बहुत अच्छी कलेक्शंस आती है। तो इसलिए छावा ने बहुत अच्छा किया है। हम्म। एंड वहाँ ऑब्वियसली मराठी प्राइड को लेकर वो है, हम्म। तो वो अच्छा करेगा ही। तो ये आई आई थिंक दोनों ट्रूथ्स आर पॉसिबल, एज लाइफ इज पॉसिबल, लाइक टू कॉम्प्लेक्स ट्रूथ्स आर लाइक पॉसिबल, हम्म। लव स्टोरी एंड jingoistic film can हम्म। coexist in the same space and be a big successes. हम्म। छावा अब अगर बहुत बड़ी हिट है, इसका मतलब कि सब हिट है ना। हम्म। बस छावा अगर बहुत बड़ी हिट हो गई, इसका मतलब नहीं कि सारी फिल्में हिट हो रही है। हम्म। उसको तो टॉर्चर पोर्नोग्राफी कुछ लोगों ने कहा था कि जो छावा है, कि मतलब इतना लास्ट में जाकर के ये दिखाया गया है किस तरह से टॉर्चर किया है, उससे जो है सेंटिमेंट्स को जो है लोगों को उभारने की जो है एनिमल भी कोशिश। बहुत बड़ी हिट हुई थी। हाँ, ये बात भी है। हाँ। तो आई थिंक वो भी शायद लोगों को अपील कर रहा है। मैंने शायद आपसे वो अब मुझे आपका जवाब सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद नेशन बिल्डिंग टूल नहीं, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, क्या अनमेकिंग ऑफ द नेशन थ्रू सिनेमा हो रहा है? शायद मुझे आपसे ये पूछना चाहिए था। आ, आई डोंट थिंक कोई अनमेकिंग हो रहा है। आई थिंक हम्म। जो भी कोई मीडिया, कुछ भी मीडिया, वो रिस्पॉन्ड करता है टू हम्म। व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी। क्रिएटिव लोग जो होते हैं, क्रिएटिव लोग भी देखते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, और उसको दर्शाते हम्म। हैं। हम्म। हम जो देख रहे हैं, जो अब कोई भी अगर इस समय में, शायद 20 साल बाद कोई काम करेगा इस समय के ऊपर, हम्म। वो देखेगा कि ऐसी फिल्में क्यों बन रही है। तो एंड हम्म। मेकिंग ऑफ नेशन नहीं है कि क्या हो रहा था हमारे नेशन में, हम्म। कि इसलिए ऐसी फिल्में बनी। तो हम्म। जैसे अगर हम अभी हम इसलिए बात कर पा रहे हैं कि 50s क्यों नेशन बिल्डिंग टाइम था, हम्म। इंडिपेंडेंस था, ऐसी फिल्में बनी, उन फिल्मों का ऐसा कोई नजरिया था कि हमारा जो नया स्वतंत्र भारत है वो कैसे बनने वाला है। हम्म।
जब एंग्री यंग मैन आया, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट थी कि जैसे हमें हम्म। लगा कि देश की प्रोग्रेस होनी चाहिए, नहीं हुई। नहीं जो हुआ, हाँ। वर्कर्स थे उनको नहीं मिला रहा हक, इसलिए हम्म। एंग्री यंग मैन आया। क्योंकि वो करप्शन से, ब्यूरोक्रेसी से, वेल्थ डिस्पैरिटी से तंग आ गया था। तो हम्म। हम समझ सकते कि एंग्री यंग मैन क्यों आया, हम्म। और वो इतना पॉपुलर था इन हम्म। अमेरिका की फिल्मों में। हम समझ सकते कि 80s क्यों सबसे बुरा टाइम था, मल्टी स्टारर और बहुत घटिया फिल्में एक्सेट्रा, तब हम्म। मतलब वो आ गया था। पोर्नोग्राफी ज़्यादा इजीली अवेलेबल थी, ये तो उनको स्पेक्टिकल करना था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम लगता है देखने के लिए। अगर अगर ये देखेंगे तो सिनेमा दर्शा रहा है हमको कि हो क्या रहा है हमारी कंट्री में। हम्म। मेकिंग मेकिंग नेशन का पता नहीं मुझको, पर हाँ, हो क्या चल रहा है हमारी कंट्री में उसका मिरर जरूर है। हम्म। डॉक्टर तिवारी, टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आपने बहुत तवील जवाब दिए हमारे सवालों का, और बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे सामाईन और हमारे नाजरीन के सामने। इस बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जो है बहुत आसान लफ्जों में आपने समझा के दिया है। बहुत शुक्रिया इसके लिए। शुक्रिया शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, न्योता देने के लिए। जी।